गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ यतेंद्र यादव। और आज हम लोग वापस से अपना जो चैप्टर हमने शुरू किया था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने यहाँ इसमें पढ़ा था, पिगमेंट्स तक पढ़ा था, मेन पिगमेंट एंड एसेसरी पिगमेंट्स। आगे हम लोग पढ़ते हैं अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस को दो अलग अलग स्टेप्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। एक पहला है हमारा लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की लोकेशन, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि लाइट को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थाइलाकोइड्स के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। लाइट रिएक्शन की लोकेशन है मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। डार्क रिएक्शन की लोकेशन है स्ट्रोमा। कोई भी प्रोसेस आप लोग पढ़ेंगे उसमें उसकी लोकेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम लोग उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि ये प्रोसेस कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। लाइट रिएक्शन के अंदर हम लोग तीन चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे हम लोगों ने वर्ड लिखा है, एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे। दो वर्ड यहाँ पे आए, एक फोटोफोस्फोराइलेशन, एक केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। सबसे पहले फोटोफोस्फोराइलेशन को डिकोड कर लेते हैं। फोटोफोस्फोराइलेशन, देखो अगर हम लोग डिकोड करना सीख जाएंगे तो हमारे लिए पूरा बॉटनी इजी हो जाएगा, पूरा बायोलॉजी इजी हो जाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फोस्फेट, फोस्फेट को हम लोगों ने फोस्फेट, तो फोस्फोराइलेशन को हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट इक्वल टू एटीपी। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है फोटोफोस्फोराइलेशन की, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसी में हम लोग लिख देते हैं प्लस लाइट। ये हमारी कंप्लीट डेफिनेशन होगी फोटोफोस्फोराइलेशन कि लाइट की प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक फोस्फेट का एडिशन हो रहा है एडीपी पे और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। यही हो गया हमारा फोटोफोस्फोराइलेशन। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन को, कि नॉन साइक्लिक वर्ड लिखा है तो वो क्यों लिखा है, और फोटोफोस्फोराइलेशन वर्ड का मतलब हम लोगों ने समझा ही अभी। चलिए शुरू करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन किसका पार्ट है? लाइट रिएक्शन का। लाइट रिएक्शन की खास बात ये कि ये इन कब होगा, इसके नाम से ये लाइट रिएक्शन, तो ये लाइट के प्रेजेंस में होगा, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। इसके लिए यहाँ पे लिख भी देते हैं कि डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। लाइट से मतलब सनलाइट। डार्क रिएक्शन के लिए ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट, इनडायरेक्टली डिपेंड। अब इसी चीज को हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटो लाइट रिएक्शन के अंदर हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं एटीपी, हम लोग नहीं, ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो कैसे बनाते हैं वो चीज हम लोग देखेंगे। नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, ये हम लोगों ने एक सिंगल थाइलाकोइड का स्ट्रक्चर बनाया है।
थाइलाकोइड के बाहर का पूरा रीजन क्या होता है? स्ट्रोमा। थाइलाकोइड के अंदर का जो रीजन है वो कहलाएगा ल्यूमेन। ये एक सिंगल थाइलाकोइड, उसी को हम लोगों ने एक्सटेंड करके बनाया, तो ये एक यूनिट मेम्ब्रेन है, ना कि ये डबल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? यूनिट मेम्ब्रेन। इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ये क्या है? यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब सिंगल मेम्ब्रेन है ये। अब इस थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है हमारे पास पिगमेंट्स। पिगमेंट के अंदर हम लोगों ने कल पढ़े थे कौन कौन से पिगमेंट है। मेन पिगमेंट होता है आपका क्लोरोफिल ए, हम लोगों ने बना दिया क्लोरोफिल ए। इसके साथ इसके एसेसरी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। पिगमेंट की खास बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि पिगमेंट की खास बात क्या होती है कि ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट मतलब ये वाला पिगमेंट मान लेते हैं 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ये 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ये 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ऐसे ही ये भी 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर और 650 नैनोमीटर हम लोगों ने रैंडमली लिखा है। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर मेन पिगमेंट है, मेन पिगमेंट ये पिगमेंट मान लेते हैं ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है उसको हम लोगों ने नाम दे दिया P680। जो 700 को नाम ऑब्जर्व करता है उसको नाम दे दिया P700। अब ये हमारा जो ये क्लोरोफिल ए पिगमेंट है ये है मेन पिगमेंट, इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। और जो एसेसरी पिगमेंट्स है वो एंटीने की तरह काम करते हैं। एंटीने की तरह काम करते हैं मतलब एंटीना जैसे हम लोगों ने घरों में देखा होगा पहले पुराने रेडियो का एंटीना है, वो एंटीना क्या करता है? सिग्नल कैच करने का काम करता है। पहले टीवी के लिए भी एंटीना लगाते थे, एंटीना का काम क्या होता है? सिग्नल कैच करने का। तो ये सारे मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों एंटीने की तरह काम करेंगे, इसलिए इनको बोलते हैं एंटीने मॉलिक्यूल। एंटीने मॉलिक्यूल। और ये रिएक्शन सेंटर भी एक पिगमेंट है। और ये रिएक्शन सेंटर और एंटीने मॉलिक्यूल्स क्या काम कर रहे हैं? ये लाइट की एनर्जी को हार्वेस्ट करने का काम करे। हार्वेस्ट करने का मतलब जैसे क्रॉप्स में, आप खेतों में एक फार्मर कोई भी क्रॉप उगाता है, जब वो क्रॉप हार्वेस्ट करता है तो यूजफुल प्रोडक्ट को अपने पास रख लेता है, जो यूजफुल उसका प्रोडक्ट नहीं है उसको वो अपने पास नहीं रखता है, उसको डिग्रेड कर देता है वहीं पे। तो ऐसे ये क्या कर रहे हैं? लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास रिएक्शन सेंटर और एंटीने मॉलिक्यूल दोनों आ गए। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को शॉर्ट में लिखेंगे LHC। इसके अंदर आपके पास आ गया रिएक्शन सेंटर और आपका एंटीने मॉलिक्यूल। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर रिएक्शन सेंटर और एंटीने मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इनके साथ एक एंजाइम और प्रेजेंट होता है जो थाइलाकोइड के इनर साइड में प्रेजेंट होता है। उस एंजाइम का नाम होता है OEC। OEC की फुल फॉर्म, सारी फुल फॉर्म हम लोग नीचे लिख देंगे एक साथ। OEC ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स एक एंजाइम है, ये एक कॉम्प्लेक्स है इस, और प्लस LHC दोनों को मिला के बोलते हैं फोटो सिस्टम। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? फोटो सिस्टम। तो हर एक चीज की हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे ताकि इजी हो जाए। फोटो सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए PS। फोटो सिस्टम के अंदर आपके पास क्या क्या आ गया? LHC प्लस OEC या एंजाइम लिख सकते हैं। तो फोटो सिस्टम, अब जो फोटो सिस्टम जिस फोटो सिस्टम के अंदर एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऐसा है जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, इसका नाम है फोटो सिस्टम सेकंड। इसका नाम है
फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर क्या क्या आ गया आपका P680 एंटीने मॉलिक्यूल्स और OEC। यहाँ पे लिख देते हैं फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर क्या है आपका, क्या क्या चीजें हैं, P680 प्लस एंटीने मॉलिक्यूल प्लस OEC, तीनों से मिलके बना है आपका फोटो सिस्टम सेकंड। और ये एंटीने मॉलिक्यूल्स 200 टू 250 टू 300 भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कि 250 से 300, हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे 3 बनाए। ऐसा ही सेम फोटो सिस्टम एक और दूसरा फोटो सिस्टम भी प्रेजेंट होता है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। उस फोटो सिस्टम के अंदर क्लोरोफिल ए पिगमेंट स्पेसिफिकली 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और उसके साथ भी एंटीने मॉलिक्यूल्स हैं, और उसके साथ एक एंजाइम प्रेजेंट होता है थाइलाकोइड की आउटर स्ट्रोमल साइड पे, जिसको हम बोलते हैं FNR। FNR की फुल फॉर्म फेराडोक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। हम लोग पहले मशीनरी देख रहे हैं कि कैसे मशीनरी के कौन कौन से पार्ट्स हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे ये कैसे काम करता है, और वही हमारा हो जाएगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आइए देखते हैं। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर, फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर आपका P700 आपका क्लोरोफिल ए पिगमेंट है, जो स्पेसिफिकली 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, और एंटीने मॉलिक्यूल और FNR। FNR की फुल फॉर्म लिख लेते हैं। FNR की फुल फॉर्म है फेराडोक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा फोटो सिस्टम फर्स्ट। ये क्या हो गया हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, और भी कई सारे केमिकल कंपाउंड्स पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे, और हम लोग सीक्वेंस में लिख लेंगे कौन कौन से पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट होता है फियोफाइटिन, सबकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे, फुल फॉर्म लिखेंगे नीचे, फियोफाइटिन। दूसरा प्रेजेंट होता है प्लास्टोक्यूनोन, और प्रेजेंट रहते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन। और फोटो सिस्टम फर्स्ट के साथ में प्रेजेंट रहते हैं आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, फेरोडोक्सी। ठीक, ये पूरी स्ट्रक्चरल मशीनरी है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें क्या क्या आ गया हमारे पास, फोटो सिस्टम सेकेंड, बीच में और हमारे पिगमेंट्स, और फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, पूरा का पूरा प्रोसेस परफॉर्म कैसे किया जाता है। क्लोरोफिल ए पिगमेंट जिसने 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया। अब सनलाइट है, सनलाइट सिर्फ इस पे ही तो आएगी नहीं, सनलाइट एंटीने मॉलिक्यूल्स पे भी आएगी। अब ये एंटीने मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगे, लाइट की एनर्जी को ट्रैप करेंगे। आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E=hc/λ। एनर्जी, यहाँ से हमें क्या पता चला कि एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। कहने का मतलब अगर वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज़्यादा, जिसकी वेवलेंथ कम रहेगी उसके पास उतनी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो जो सनलाइट 400 नैनोमीटर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर आई तो उसने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उसकी एनर्जी को हम लोग डिनोट कर देते हैं E1 से। जो सेकंड है 500 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है उसको लिख देते हैं हम लोग E2। तो इस फॉर्मूला से हम लोग पता लगाएंगे कि E1 इज ग्रेटर देन E2। क्यों? क्योंकि E1 की जो वेवलेंथ है वो कम है, 400 नैनोमीटर है, E2 की जो वेवलेंथ है वो 500 नैनोमीटर है, वो ज्यादा है। E1 ज्यादा है E2 से, ऐसे ही E2 ज्यादा रहेगा E3 से। और यूनिवर्स का नियम है, जिसके पास जो चीज ज्यादा होती है वही कम वाले को दे सकता है। तो जो लाइट एनर्जी E1
फर्स्ट मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी अपनी एनर्जी कम वाले को ट्रांसफर कर देगा E2 को, E2 से एनर्जी E3 और E3 से फाइनली हमारे रिएक्शन सेंटर पे एनर्जी पहुंच जाएगी। रिएक्शन सेंटर पे एनर्जी पहुंच जाएगी, कुछ एनर्जी डायरेक्ट सनलाइट से भी आ रही है, तो ज्यादा एनर्जी होने के कारण ये एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अपना हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा पहले इलेक्ट्रॉन कैरियर को, जिसका नाम है फियोफाइटिन। यहां तक का जो यहां से यहां तक इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया फियोफाइटिन तक, एक्साइट होकर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, जो एक्सेप्ट किया किसने, फियोफाइटिन ने। यहां तक का जो ट्रांसपोर्ट हुआ वो ट्रांसपोर्ट है अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल किस लिए बोल रहे हैं हम लोग, यहां तक के ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलेंगे, अपहिल ट्रांसपोर्ट। क्लोरोफिल ए P680 से फियोफाइटिन तक के ट्रांसफर को बोलेंगे अपहिल ट्रांसफर। अपहिल इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये ट्रांसफर किसकी हेल्प से हुआ है, सनलाइट की हेल्प से हुआ, जो सनलाइट की एनर्जी इन्होंने डायरेक्ट एब्जॉर्ब की थी और कुछ एंटीने मॉलिक्यूल्स ने जो एनर्जी दी थी, वहां उस एनर्जी का इस्तेमाल करके यहां तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ फियोफाइटिन तक। ठीक है, अब आगे फियोफाइटिन एक केमिकल कंपाउंड है, तो उसने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और अब वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को आगे प्रोसीड कराएगा, अब उस इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करा देगा प्लास्टोक्यूनोन तक। क्या ट्रांसफर कराया, इलेक्ट्रॉन। किस बेसिस पे करा दिया, यहां से आगे का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस डाउनहिल प्रोसेस का मतलब इसमें कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा, कोई एनर्जी नहीं लग रही, तो फिर ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, रिडॉक्स पोटेंशियल, यहां लिख देते हैं डाउनहिल ऑन द बेसिस ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल का क्या मतलब, रेडॉक्स के अंदर का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी मतलब रिडक्शन वो भी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट करने की कैपेबिलिटी मतलब ऑक्सीडेशन वो भी ज्यादा। तो PQ ने क्या किया, फटाफट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और उस इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करा दिया। आगे ट्रांसफर करा देगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इस प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन, और आगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा दिया, इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो PQ का रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा था साइटोक्रोम B6F से, फियोफाइटिन से, इसलिए इसने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन। अब इससे ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स का। इस सीरीज प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइनली पहुंचता है प्लास्टोसाइनिन तक। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन एंटर करता है फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर, और ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट चल रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक चेन की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस प्रोसेस पे काम कर रही है, कैसा प्रोसेस है, डाउनहिल प्रोसेस है। बेसिस क्या है इसका, रिडॉक्स पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से कहां पे पहुंचा, P700 के पास। P700 के पास ये एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन भी आया और कुछ ये सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब किया। इसके भी एंटीने मॉलिक्यूल्स ने सेम इसी पैटर्न के अंदर जैसे E1 E2, ये E1 E2 E3, E1 से एनर्जी E2 पे, E2 से E3 और फाइनली P700, और कुछ सनलाइट से आई और यहाँ से एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये भी जो P700 है ये भी एक्साइट हो गया तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आया। अब सेम रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे वो इलेक्ट्रॉन पहुंचा फेरोडॉक्सिन तक। किस तक, फेरोडॉक्सिन तक। फेरोडॉक्सिन से वो इलेक्ट्रॉन पहुंचता है। फेरोडॉक्सिन क्या करता है, अब इस इलेक्ट्रॉन का आगे ट्रांसफर
नहीं होता, ट्रांसफर फाइनल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराता है फेरेडोक्सिन से, ये इलेक्ट्रॉन पहुंचता है इस एंजाइम के थ्रू, एंजाइम का नाम क्या है, FNR का मतलब फेरेडोक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, NADP प्लस जो कि स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है उसको रिड्यूस करा देगा। रिड्यूस कराने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन NADP प्लस को दे देगा। NADP प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया फेरेडोक्सिन से और हाइड्रोजन उठाया स्ट्रोमा से, तो बना दिया क्या, NADPH प्लस H प्लस। यहां से इन्होंने क्या किया, स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, तो एक हाइड्रोजन का अटैचमेंट हो गया NADP प्लस में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट किया, NADP प्लस ने। और ये एंजाइम जैसा काम करते हैं वैसा ही उनका नाम रख दिया जाता है। ये एंजाइम फेरेडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और दे रहा है किसको, रिडक्शन किसका कर रहा है, NADP का, इसलिए इसका नाम क्या है, फेरेडोक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम FNR। और ये प्रोसेस शुरू कहां से हुआ था हमारा, P680 से, और खत्म कहां पे हो गया, NADPH के फॉर्मेशन पे। तो जहां स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, एंडिंग पॉइंट अलग है, इसलिए ये प्रोसेस कैसा है, नॉन साइक्लिक। और जब प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यहीं पे हम लोग ATP का फॉर्मेशन भी देखते हैं फ्रॉम ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये ATP है, ये ATP का जो फॉर्मेशन का लोकेशन है, जैसे ये NADPH का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, लोकेशन स्ट्रोमा, ये ATP भी स्ट्रोमा में बनता है। कैसे बनता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ही हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बताया जाता है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो अब हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं, कंक्लूड करते हैं कि क्या क्या हुआ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर। सबसे पहले मशीनरी थी फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट। इनके नाम इनकी डिस्कवरी के बेसिस पे हैं। और इन दोनों फोटो सिस्टम के बीच में प्रेजेंट हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं और आगे ट्रांसफर कराएंगे। फोटो सिस्टम सेकंड जिसका जो मेन रिएक्शन सेंटर, मेन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। उस पर सनलाइट आई और कुछ एनर्जी उन्होंने एंटीने मॉलिक्यूल से ली। एनर्जी ज्यादा होने के कारण एक्साइट होने का मतलब इसके पास एनर्जी ज्यादा हो गई, अब ये उस एनर्जी को होल्ड नहीं कर पा रहा, तो इसने क्या किया, अपना हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। किसको, किसने एक्सेप्ट किया सबसे पहले, फियोफाइटिन। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड इज, तो आंसर क्या हो जाएगा, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन तक के ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट। फिर आगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अपहिल किस लिए बोला, क्योंकि ये सनलाइट की एनर्जी से हो रहा है। आगे जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो सारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे हो रहा है, इसलिए वो सारा प्रोसेस कैसा है, डाउन हिल, जिसमें कोई एनर्जी नहीं है। डाउन हिल मतलब जैसे हिल, किसी भी पहाड़ी से हम लोग नीचे आते हैं तो एनर्जी नहीं लगती, कम लगती है, ऊपर चढ़ने में एनर्जी ज्यादा लगती है। तो ये शब्द वही सिंबलाइज करते हैं। इलेक्ट्रॉन फिर फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन एक हाइड्रोजन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन भी कैरी करता है और हाइड्रोजन को भी कैरी करता है। ये प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद सीरीज में आगे बैठे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं ATP का फॉर्मेशन। ये ATP स्ट्रोमा में बनती है, और स्ट्रोमा में कैसे बनती है, इसी चीज का एक्सप्लेनेशन कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर है। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से ये प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोक्विनोन, फियोफाइटिन, ये सब क्या है, केमिकल कंपाउंड्स है जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन एंटर करता है फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर। फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास एनर्जी आई एंटीने मॉलिक्यूल से, और कुछ इसने सनलाइट से एब्जॉर्ब की। इसने भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, और एक्साइट करने के बाद इलेक्ट्रॉन दिया आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट इज, तो आंसर क्या हो जाएगा, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचा फेरेडोक्सिन तक।
फिर फेरेडोक्सिन से फाइनली FNR एंजाइम, फेरेडोक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है NADP प्लस और स्ट्रोमा से उठाता है एक प्रोटॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन फेरेडोक्सिन ने डोनेट किया और बना देता है फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट NADPH प्लस H प्लस। अब एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि सब इलेक्ट्रॉन चला फोटो सिस्टम सेकंड से, तो फोटो सिस्टम सेकंड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो अब फोटो सिस्टम सेकंड अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा कैसे, ये तो प्रोसेस एक बार चलेगा और कंटिन्यूसली हमें ATP और NADPH चाहिए, तो वो ATP और NADPH कहाँ से आएंगे, बिना इलेक्ट्रॉन के। तो अब फोटो सिस्टम सेकंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा कैसे करता है, इसके पास एक एंजाइम है OEC। OEC क्या करता है, वाटर का ब्रेक डाउन करता है। वाटर का ब्रेक डाउन करेगा तो वाटर टूटेगा तो क्या मिलेंगे, 2 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाफ O2। ये जो 2 प्रोटॉन्स हैं ये ल्यूमन के अंदर एज इट इज रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो सिस्टम सेकंड एक्सेप्ट कर लेता है अपने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अब ये चीज देखो, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पे जो नेसेंट ऑक्सीजन बना है ये हार्मफुल होता है, हार्मफुल होता है। इसी नेसेंट ऑक्सीजन को एंटीने मॉलिक्यूल्स मोलिकुलर ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट करते हैं और ये एज इट इज गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, जो हम लोग एयर के अंदर रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये वही ऑक्सीजन है। यहाँ से कंटिन्यूसली पानी टूटता रहता है और इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई होती रहती है। वाटर ब्रेकडाउन के लिए OEC को 2 एंजाइम्स, 2 आयंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, मैंगनीज एंड क्लोराइड आयंस की प्रेजेंस में ये वाटर को स्प्लिट करता है। वाटर स्प्लिट का मतलब, वाटर को स्प्लिट करने का मतलब वाटर को तोड़ता है। ऐसे हमारे ये प्रोसेस चलते रहता है। अब कंक्लूड करते हैं हम लोग कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से क्या क्या चीजें मिली, क्या क्या प्रोडक्ट मिले नॉन साइक्लिक से, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, सबसे पहले इसके अंदर फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड देखो यहाँ पे भी हम लोगों ने फोटो सिस्टम सेकेंड पहले लिखा है क्योंकि प्रोसेस यहीं से शुरू हो रहा है, ताकि हम लोगों ने सीक्वेंस ऐसे ही सीक्वेंस में लिखेंगे कि नोट्स में भी हम लोग पढ़े तो हमें याद आ जाए डायग्राम। और क्या क्या हुआ यहाँ पे, वाटर स्प्लिटिंग हुआ, वाटर स्प्लिटिंग, पानी टूटा एंड O2 इवोल्यूशन, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। और क्या क्या चीजें हुई, ATP एंड NADPH दोनों का फॉर्मेशन हुआ, दोनों का फॉर्मेशन हुआ। ये ATP और NADPH डार्क रिएक्शन के अंदर काम आने वाली, इसलिए प्लांट इनको पहले सिंथेसाइज करता है, जो चीज चाहिए तो उसको सिंथेसाइज कर लेता है। और हम लोगों ने, अच्छा हम लोगों ने यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, पीएच का मतलब फियोफाइटिन, फियोफाइटिन, PQ प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6F, ये क्या है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। और था हमारे पास PC प्लास्टोसाइनिन, ये इन सब की फुल फॉर्म। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं, इन सब की फुल फॉर्म। तो ये था हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। शुरू कहाँ से हुआ, फोटो सिस्टम फर्स्ट से, खत्म कहाँ पे हुआ, NADP पे। और इस दौरान हमें ATP और NADPH और ऑक्सीजन, तीन चीज मिले। दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट।
ये था हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसी पूरे प्रोसेस को अगर हम लोग रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे लिखते हैं, अगर हम लोग रिडॉक्स स्केल के हिसाब से लिखें, ये हमारा रिडॉक्स स्केल, इसके हिसाब से लिखते हैं कि ये हमारे पास फोटोसिस्टम सेकेंड, फोटोसिस्टम सेकेंड, फोटोसिस्टम सेकेंड एक्साइट हुआ, फोटोसिस्टम सेकेंड एक्साइट हुआ, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया? फियोफाइटिन ने, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, B6 साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, वहां से प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर फोटोसिस्टम फर्स्ट एक्साइट हुआ, फोटोसिस्टम फर्स्ट एक्साइट हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन किया आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स ने, आयरन सल्फर से फेरेडोक्सिन, और फाइनली हमारे पास FNR एंजाइम। अब इस पूरे प्रोसेस को अगर हम लोग रिडॉक्स स्केल के हिसाब से लिखते हैं तो ये एक Z टाइप का Z स्कीम बनता है। जैसे आपने इंग्लिश के अल्फाबेट्स पढ़े, उसके अंदर लास्ट जो अल्फाबेट होता है Z, तो ये कैसा है? Z स्कीम, Z शेप का हमें मिलता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? Z स्कीम भी बोल देते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को। तो इक्वेशन लिख देते हैं Z स्कीम को ही क्या है आपका? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन। तो ये था हमारे पास कंप्लीट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, बाकी आप क्वेश्चन जहां मर्जी जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहें प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपके होने चाहिए, आपसे सोल्व होने चाहिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर बता दूं।